हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाइनल रिवीजन वीडियो और लास्ट वीडियो फॉर जे 2024, मतलब इस प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो। बाकी इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, पूरा सब करवा के ही भेजेंगे। प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। A light ray along the line this, on reaching the line this, is reflected along the line this, तो find this। ले दे के आपको रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब अगर आपको याद हो तो मैं पहली वीडियो में भी किस टाइप का क्वेश्चन ले चुका हूँ, मेन सा प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम था वो। और जिस तरह से हमने उसे अप्रोच किया था उसी तरह से इसे अप्रोच करेंगे। हालांकि इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट उसने आपसे चीजें मांगी है, तो मैं आपको समझाता हूँ हमारा कॉन्सेप्ट इसमें क्या बनता है। देखो, अगर ये मान लो मेरे पास मिरर लाइन है, ठीक है, ये मिरर लाइन है, मैं तरीका बता देता हूँ एक बार। ठीक है, उसमें आपका पॉइंट भी दिया हुआ था। ये मान लो मिरर लाइन है, ये मान लो लेटर से इंसिडेंट रे हो रही है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा मैं ट्रिक करवाते हैं। लेटर से ये मान लो इंसिडेंट रे है, ये लेटर से नॉर्मल एट दिस पॉइंट है, और ये मान लो रिफ्लेक्ट हो रही है रे। तो मुझे अगर रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालनी है ना, तो मुझे तो क्या क्या निकालना पड़ता है। सबसे पहले तो मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ता है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर एंड द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। फिर हमने मिरर पे कोई सा भी एक पॉइंट लिया, सॉरी इंसिडेंट रे पे हमने कोई एक पॉइंट लिया, ठीक है। और इस पॉइंट का मैंने मिरर के अबाउट कर दिया रिफ्लेक्ट, इस पॉइंट का मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया मिरर से। तो अब जो मेरा पॉइंट आएगा, जो मेरा रिजल्टेंट पॉइंट आएगा, वो रिफ्लेक्टेड रे और वो जो है कोलिनियर होगा इस वाले पॉइंट के साथ, राइट। एंड इट विल लाई ऑन द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड, ठीक है। एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे पे ये इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लाई करेगा, ठीक है। सही बात, क्योंकि तुम अगर एवरी पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन शुड लाई ऑन द रिफ्लेक्टेड रे, सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो सबसे पहला टास्क करते हैं अपन, है ना, स्टेप्स में बांट लिया करो क्वेश्चन को, इजी रहता है। पहला स्टेप लगाया हमने, एंड वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस लाइन का? वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, x minus 2y minus 3 equal to 0 and 3x minus 2y minus 5 equal to 0। तो ये और ये लाइन को सॉल्व कर लेना है आपने, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, तो मुझे मिल रहा है 2x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई 1, और x की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो 1, 1 जो है वो पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर एंड द इंसिडेंट रे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन पे कोई भी एक और पॉइंट लेना है 1, 1 के अलावा, ठीक है। लेटर से मैंने एच सी जगह 2 रखा, तो वह जो है मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा। लेटर से मैंने एच सी जगह 3 रख दिया, ठीक है। मैंने एच सी जगह 3 रखा तो वाई की जगह 0 आ गया, राइट। अपन ऐसा एक पॉइंट लेते हैं जिसमें है ना इजी हो कैलकुलेशन, तो एक किसी कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। तो लेटर से मैंने एक्स कॉमा के ले लिया 3, 0, ठीक है। और अब मुझे 3, 0 तो क्या करना है, रिफ्लेक्ट करेंगे अपन अबाउट मिरर। 3, 0 जो हम लोग रिफ्लेक्ट कर देंगे अबाउट द मिरर 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 के, ठीक है। 3x माइनस 2y माइनस 5 के अबाउट इसको अपन कर देंगे रिफ्लेक्ट। तो फॉर्मूला बताइए, है ना। तो लेटर से अल्फा बीटा पॉइंट आता है, तो अल्फा माइनस 3/3 इक्वल टू बीटा अपॉन माइनस 2 इक्वल टू -2 टाइम्स
3 3 is 9, 9 minus 5 is 4 upon 13, राइट। तो यहां से अपने पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ जानी चाहिए। तो अल्फा आ रहा है तुम्हारे पास 3 माइनस 6/13, 33/13, ठीक है। अल्फा तुम्हारे पास आ रहा है 33/13 और बीटा आपके पास आ रहा है 16/13। तो एक पॉइंट मेरे पास आ गया 33/13 कमा 16/13, राइट। और एक पॉइंट है मेरे पास, देखो मैंने क्या बोला था, ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट विल लाई ऑन द रिफ्लेक्टेड रे। तो मेरे पास एक तो ये पॉइंट आ गया रिफ्लेक्टेड रे पे और एक पॉइंट और है मेरे पास 1,1, ठीक है। तो इन दोनों से अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकता हूँ, मेरी बिल्कुल बना सकता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म लगाया मैंने, y माइनस वाई वन इक्वल टू m 16/13 माइनस 1 अपॉन 33/13 माइनस 1 टाइम्स x माइनस 1। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन भी आ जाएगी। तो फटाफट से यहाँ पे सॉल्व कर ले। तो y माइनस 1 जाएगा 3/20 x माइनस 1। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन देखूं तो दैट टर्न्स आउट टू बी 3x माइनस 20y और प्लस 17 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द 3x, अरे 3x माइनस 20y plus 17 equal to 0. So this is the equation of the reflected ray, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ गई। तो a प्लस बी प्लस सी का मॉड आ जाएगा प्लस 0। क्यों? क्योंकि 3 माइनस 20 इज माइनस 17 एंड माइनस 17 प्लस 17 इज 0, ठीक है। ऑलराइट 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 ऑलराइट। तो एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर ले, क्या पैरेलल सी क्यों आ रही है देख लेते हैं। तो अपन ने रिफ्लेक्ट करा, राइट। इस पॉइंट को अपन ने 3,0 लिया और रिफ्लेक्ट करा। तो अल्फा माइनस 3/3 बराबर बीटा अपॉन माइनस 2। और जहाँ पे अपनी मिरर लाइन थी 3x माइनस 2y माइनस 5। अरे मिरर लाइन, हाँ हाँ हाँ, ठीक है पैरेलल लाइन, ये 3x माइनस 20y है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आंसर इज 0, ठीक है इस प्रॉब्लम का। तो इजी मेथड इजी प्रॉब्लम, ठीक है। मेथड याद रखना है, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना, जब भी तुम्हारे पास मान लो इंसिडेंट रे हो, ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। इंसिडेंट रे हो और मिरर हो, इंसिडेंट रे हो और मिरर हो, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड, और तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे निकालनी है। तो इन दोनों का तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया। फिर तुमने इंसिडेंट रे पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट, ठीक है। इंसिडेंट रे पे तुमने एनी पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे तुमने रिफ्लेक्ट करा फ्रॉम मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर लाइन, रिफ्लेक्ट फ्रॉम मिरर लाइन, तुमने मिरर से रिफ्लेक्ट करा। जैसे ही तुमने मिरर से रिफ्लेक्ट करा तो जो ये वाला पॉइंट आएगा, लेट अस से P डैश, ठीक है। एनी पॉइंट P ले लो, उसी रिफ्लेक्शन मान लो P डैश आई, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q है। तो P डैश Q जो है वो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड लाइन हो जाएगी। P डैश Q इज योर रिफ्लेक्टेड रे। 2 पॉइंट फॉर्म से आप उससे इक्वेशन निकाल देना, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा ये भी बढ़िया सवाल है ना, दिस इज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन सी ओनली एंड ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, फिगर बने रहने दो, अच्छी बात है। ठीक है, दिस इज समहाउ द फिगर। अब मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, क्या है द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए डी ऑफ rhombus ABCD whose one diagonal is 3x minus 4y plus 5 0 and one vertex is this। ठीक है, तो आपने उसने क्या बोला है, उसने आपसे बोली है ये बात कि एक डायगोनल गिवन है BD। ठीक है, अच्छा BD क्यों, AC क्यों नहीं, क्योंकि 3, 1 इज डायगोनल तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। 3, 1 इज डायगोनल तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ मैंने 3, 1 डाला तो ये बन जाएगा 3 × 3 - 4 × 1 + 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दूसरी डायगोनल की बात कर रहा है ना, BD इज द नेक्स्ट डायगोनल और दिस इज दिस डायगोनल। ठीक है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, अब देखो, अब हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए, समझते हैं ना। अब अगर मैं बात करूं तो इधर इसमें बहुत अच्छी अच्छी ज्योमेट्री लगेगी, इसलिए ना मैं ये डायग्राम फिर से बनाता हूँ ताकि तुम्हें समझाने में मुझे थोड़ी आसानी रहे। उस मजा तभी आता है जब अपन डायग्राम बना रहे हैं। और लेट अस से इस टाइप से अपना कुछ है। ठीक है, दिस इज माय rhombus। ओके, लेट्स से this is my rhombus A B C D। ठीक है, ये पॉइंट मुझे दिया हुआ है 3, 1। ठीक है, ये डायगोनल मुझे दी हुई है इसने, he has already given me this diagonal BD। और उसने मेरे से पूछी है ये M1 और ये M2 को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो इस लाइन की क्या इक्वेशन आएगी। तो अब अपन को बहुत सारी थ्योरम्स आती है, राइट, हमें ज्योमेट्री में बहुत थ्योरम्स पता है। हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरी M1 M2 इज पैरेलल टू BD? क्या मैं बोल सकता हूँ M1 M2 इज पैरेलल टू BD एंड M1 M2 इज हाफ ऑफ BD? ये तो मैं बोल सकता हूँ ना मेरे भाई कि M1 M2 is parallel to BD and M1, so M1 M2 is parallel to BD and M1 M2 is half of BD। ये दो चीजें मुझे पता है। ठीक है, और मुझे एक चीज और पता है कि A M1 M2, ये जो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल A M1 M2 जो बनेगा वो मेरा सिमिलर होगा ट्राइंगल ABD के। That will be similar to my triangle ABD। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास BD की इक्वेशन उसने दे रखी है, राइट, मुझे BD की इक्वेशन उसने दे रखी है। उसने बोला है BD की इक्वेशन है, BD की इक्वेशन उसने मुझे दे रखी है। BD की इक्वेशन इज 3x minus 4y plus 5 equal to 0। ठीक है, और मेरे को BD का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम 3, 1। फ्रॉम 3, 1 मुझे BD का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, BD का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं 3, 1 से निकालूंगा तो वो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10/5। अब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट इन मेनी वीडियोस। अच्छा चलो मान लेते कोई नया व्यूअर है तो उसे ले लेते थे भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ AH1 प्लस BY1 प्लस C
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ लो दत्त सर वो बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है। अंदर लिख दे रहा हूँ मैं भी। तो ये जो है हमारा इस टाइप का फॉर्मूला बनता है, ये बनता है फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास BD की आ गई 2। इसका मतलब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये यहाँ भी पहली बात तो परपेंडिकुलर होगी और यहाँ भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं अपन Q1 और इसको ले लेते हैं Q2। तो एक Q2 की वैल्यू 2 है। तो क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स है तो आपको पता होगा कि AQ1 बाय AQ2 जो एल्टीट्यूड सा रेशियो है वो साइड से रेशियो के बराबर होता है। एल्टीट्यूड सा रेशियो साइड से रेशियो के बराबर होता है। दैट विल बी इक्वल टू m1 m2 by BD। दैट विल बी इक्वल टू हाफ। तो क्या यहाँ से मेरा AQ1 मेरा 1 के इक्वल नहीं आ गया? AQ1 मेरा 1 के इक्वल आ जाएगा, राइट? AQ1 इज इक्वल टू 1। अब देखो, क्योंकि मेरा M1 M2 इज पैरेलल टू BD, मेरा M1 M2 इज पैरेलल टू BD, तो क्या M1 M2 की इक्वेशन क्या आ जाएगी? M1 M2 की इक्वेशन विल बी M1 M2 की इक्वेशन विल बी 3x minus 4y plus c equal to 0। M1 M2 की इक्वेशन विल बी 3x minus 4y plus c equal to 0। ठीक है, तो ये मेरे पास M1 M2 की इक्वेशन आ गई 3x minus 4y plus c equal to 0। और एक वर्टेक्स, ठीक है, और 3, 1 से इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए। 3, 1 से इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 होनी चाहिए। तो 3 3 9 माइनस 4 इंटू 1 प्लस c अपॉन 5 का मॉड 1 होना चाहिए। इसका मतलब 5 प्लस c का मॉड 5 होना चाहिए। तो c की सी मतलब दो पॉसिबल वैल्यू है, c या तो 0 हो जाएगा या फिर c की वैल्यू -10 आएगी। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है PD की। अब हमें एक किसी को रूल आउट करनी पड़ेगी। BD या तो हो सकता है 3x minus 4y, ठीक है, या फिर 3x minus 4y minus 10 है ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखो, जो मेरा पॉइंट ए है वो सेम साइड पे लाई करना चाहिए BD के और M1 M2 के। सॉरी, ये M1 M2 की इक्वेशन है, M1 M2। तो बस हम यहाँ से अपन एलिमिनेट कर सकते हैं ना। ये जो मेरा पॉइंट ए है ये BD के सेम साइड पे लाई करेगा, BD और M1 M2 के। तो M1 M2 अगर मैं ये वाला लूं और BD पे अगर मैं डाल दूं 3, 1, तो दैट इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। इस पे अगर मैं M1 इस पे मैं A सेटिस्फाई करवाऊं तो वो 10 आएगा, राइट, विच इज ग्रेटर देन 0। इस पे अगर मैंने A पॉइंट रखा तो दैट विल बी समथिंग 9 माइनस 4 5 -5 विच इज लेस देन 0। तो ये तो गलत है। और अगर मैं ये वाला लाइन लूं 3x minus 4y इक्वल टू 0, तो मेरे पास जो वो बनेगी, क्या बनेगी, 3x minus 4y इक्वल टू 0 अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास क्या कैसे बनना चाहिए? दिस विल बी 3x minus 4y इक्वल टू 0 के केस में दिस विल बी ग्रेटर देन 0, 5 आएगी वैल्यू। तो यही मेरा आंसर है। तो मेरे पास M1 M2 की इक्वेशन क्या आ गई?
m1 m2 की इक्वेशन आ रही 3x माइनस 4y। अगर 3x माइनस 4y m1 m2 की इक्वेशन है तो इसका जो मॉड आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1। 3 minus 4 plus 0, तो 1 will be the answer to this problem। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है दैट इज फ्रॉम अगेन एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय this and this, then equation of third side which passes through origin is given by। ये भी बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है और इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, बताता हूँ। आपको पता है क्या, आपको मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि अगर एक लाइन है ना, अगर एक लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू अदर टू लाइंस, अगर एक लाइन दो लाइंस पे इक्वल एंगल बना रही है ना, इक्वली इंक्लाइंड, तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये पैरेलल होती है। दिस इज पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। ये एंगल बाइसेक्टर से पैरेलल आएगी। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर से पैरेलल आएगी। तो द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय दिस एंड दिस। तो उसने बोला है ये दो इक्वल साइड है मेरी, राइट। लेट अस से एक ऐसा साइड है और एक ऐसा साइड है। उसने मुझे ये दो साइड से इक्वेशन दी है और वो मेरे से इस साइड की इक्वेशन मांग रहा है। गिवन ये साइड ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, ये साइड ओरिजिन से पास करती है। अब ये साइड लेंथ है मेरे पास 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये साइड लेंथ है 5x प्लस 8y माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये जो थर्ड साइड है ये इसके साथ और इसके साथ इक्वल एंगल बनाएगी, इक्वली इंक्लाइंड है। सही बात। तो ये वाली जो साइड होगी वो इसके और इसके एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल आएगी। और कौन सा एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल आएगी? ये जो बाहर वाला बनेगा इसके पैरेलल आएगी। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल आएगी। तो ये और ये साइड पैरेलल आएगी। मतलब जो थर्ड साइड है दैट, उससे लिए मुझे बस इस लाइन पे और इस लाइन पे ऑब्ट्यूज एंगल डिटरमाइन करना है। ऑब्ट्यूज एंगल डिटरमाइन करने हैं तो देखो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या बनती है, 3x माइनस 4y प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 8y माइनस 13 अपॉन 13। सही बात, सॉरी 5 8, सॉरी यहाँ पे 7 ले लो यार, 7 8 और 13 बन जाता है ना। कौन सा बनता है? 5 8 13 बनता है क्या? 64 और 25 नहीं, 12 8 13 बनता है। 12 8 13, जैसे 12 कर लो यार, इससे ना तुम जल्दी से 12 कर लो, इसे 12 कर लो ना, ये 12 लेना था मुझे, मैंने उससे गलती कर दी। ये 12 आएगा। ठीक है, तो अब ठीक है 13 नीचे आ गया, राइट। जल्दी से 12 कर लेना उसे उधर। बस ये है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा ही दिया। अब इसमें से मुझे ऑप्टिमल एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो उसके लिए ट्रिक क्या होती है सीख लो। मान लो मुझे दो लाइन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पता नहीं राइटिंग यार, अब थोड़ा सा यार तुम लोग एडजस्ट कर लो। अभी पेन लेना है बस मुझे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
ये मेरे पास दो लाइंस है, राइट। तो अगर मुझे ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल्स फाइंड करना है ना बाइसेक्टर, तो सबसे पहले मुझे C1 और C2 का सेम साइन लाना है। C1 और C2 का मुझे सेम साइन में लाना है, मतलब अगर C1 पॉजिटिव है तो C2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, और C2 पॉजिटिव है तो C1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद मुझे चेक करना है A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन। तो A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव से आता है, और अगर ये नेगेटिव है, अगर ये चीज नेगेटिव है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो है मेरा पॉजिटिव से आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव से आएगा, ठीक है। बस इतना सा चेक करना है। तो C1 C2 सेम साइन लेना है ना। तो हमारी जो अभी लाइनें हैं वो है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और 12x प्लस 8y माइनस 13 इक्वल टू 0। यहां से यहां से यहां से जो है मेरे पास क्या आ सकता है, इधर से मैं अगर इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा -12x माइनस 8y और प्लस 13। तो अब C1 C2 सेम साइन के हो गए, राइट। मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब अगर मैं A1 A2 देखूं तो -36 है, और B1 B2 32 है, दैट इज लेस देन 0। तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर विद नेगेटिव साइन। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो हमारा जो थर्ड साइड की इक्वेशन आएगी दैट विल बी 3x माइनस 4y प्लस 1 बाय 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 12x प्लस 8y माइनस 13 अपॉन 13, ठीक है, अपॉन 13, ठीक है। अब यहाँ से पूरा मत सॉल्व करो, बस x और y के कोएफिशिएंट सेलेक्ट कर लो, है ना, क्योंकि लाइन जो भी थर्ड साइड इज पैरेलल टू दिस लाइन, थर्ड साइड इस लाइन के पैरेलल है। तो x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, ओरिजिन से पास कर दिया तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 39 और 60 99, तो 99x, ठीक है। और y का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 13 फोर जाता है 52, तो -52 है इधर, और यहाँ से आएगा +40, तो 99x माइनस 8y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। ये मेरे थर्ड साइड की इक्वेशन है, देखो समझ से। मैंने प्रॉपर्टी बताई ना तुम्हें, प्रॉपर्टी होती है, अगर नहीं पता तो याद रखना। अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू टू लाइंस, अगर एक लाइन दो लाइंस के साथ सेम एंगल बनाती है तो वो उन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होती है। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो है रिमेनिंग वाले एंगल मतलब एक्सटीरियर वाले एंगल के पैरेलल होगी, दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी, ठीक है। तो बस वही हमारा जो है इसमें क्वेश्चन था, ठीक है। और इजीली जो है ये अपन ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अपन ने लाइन निकाली, फिर मैंने तुमसे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगवाया। तुम्हें पता है कि लाइन पैरेलल है, अगर लाइन अगर पैरेलल है तो x और y का कोएफिशिएंट सेम रखता है, और अपन एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, राइट। वो कांस्टेंट की वैल्यू तो 0 होगी, ओरिजिन से पास करती है। और रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा x और y का कोएफिशिएंट निकालना, तो तो अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 13 3 is 39 and 5 12 is 60, और वो वहां ऐड हुआ 99x और सिमिलरली -8, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा a ray of light moving parallel to x axis strikes the parabola. The ray passes through
this after reflection then the value of x plus y plus 10 is। तो ये एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि h comma y is nothing but the focus। ठीक है, h comma y जो है फोकस होता है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक पैराबोला सा कुछ भी लाइन को रिफ्लेक्ट कराओगे तो वो फोकस से थ्रू पास करेगी। मुझे इसका फोकस निकालना है, तो बस वो देखो कैसे आएगा। y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस 1। ठीक है, तो फोकस जो है ना, फोकस मेरा वर्टेक्स से a डिस्टेंस ही यूनिट पे होता है। तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा फिगर -1, 4 -1, 4 मेरा वर्टेक्स बन जाएगा और ये मेरी एक्सिस बन जाएगी पैराबोला की इस तरह से। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे चल रहा होगा लेटर से। ठीक है, -1, 4 या यहाँ ले लो -1, 4। ठीक है, जहाँ हाँ पॉजिटिव है ना, हाँ पॉजिटिव साइड चल इधर ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, -1, 4 पे। और जो ये है एक्सिस आ रही है ना, और इस यहाँ से हमें कितने यूनिट डिस्टेंस पे 4a की वैल्यू 8 है, तो a की वैल्यू 2 है। तो इससे 2 डिस्टेंस ही यूनिट पे अगर मुझे पॉइंट चाहिए, इससे अगर 2 डिस्टेंस ही यूनिट पे मुझे पॉइंट चाहिए, x इक्वल टू -1 है ना, तो एक्सिस ऐसे पैराबोला ऐसा है। तो -1, 4 ये वाला पॉइंट है वर्टेक्स, और इससे अगर मुझे 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए, तो क्या वो पॉइंट -1, 6 बन जाएगा। वो पॉइंट मेरा -1, 6 बन जाएगा जो इस एक्सिस पे लाई करेगा। राइट, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बना है बट तुम फिगर छोड़ो। तुम्हें क्या पता है, वर्टेक्स से 2 डिस्टेंस की यूनिट पे होना चाहिए और सेम साइड पे होना चाहिए। सेम साइड मतलब जहां पैराबोला चल रहा है उस साइड पे होना चाहिए। तो -1, 4 है, तो -1, 6 जो है तुम्हारा पॉइंट बनेगा, 3 को इधर बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास फोकस से कोऑर्डिनेट्स आ जाए -1, 6, तो आंसर क्या आएगा, -1 + 6 + 10 दैट इज 15। तो इसका आंसर विल बी 15। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि फोकस इज एट a यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से c आ जाएगी तुम्हारे पास -1, 4, उससे 2 यूनिट डिस्टेंस पे जो है तुम्हारा फोकस होगा, तो -1, 6 इज योर फोकस, और वहां से अपने पास ये वाली चीज 15 आ गई। अच्छा, देख रहे हो कितने कितने सवाल लाए हो। तो ये तो अपना डन हो गया। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। द नॉर्मल्स टू द पैराबोला y square equal to 4x at 3 distant points intersect at 8, 10, then the centroid of the triangle formed by these 3 points is। ठीक है, अब समझना। तुम्हें मैंने बोला है नॉर्मल्स टू द पैराबोला एट 3 डिस्टेंट पॉइंट्स एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं। तो तुम एक चीज समझो कि जो मेरे नॉर्मल्स है एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है, देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली वैरायटी के क्वेश्चन आपने किए होंगे, नोट आउट किए होंगे। लेट अस से ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है, और ये मेरा P3 है। ठीक है, ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है, ये मेरा P3 है। यहाँ से मैंने ट्रायंगल बना दिया P1 P2 P3। यहाँ से मैंने ट्रायंगल बना दिया ना P1 P2 P3, और इन तीनों पे मैंने नॉर्मल बनाए जो इंटरसेक्ट होता है एट सम पॉइंट, लेट अस से P। यहाँ पे ये तीनों नॉर्मल जो है इंटरसेक्ट करते हैं। लेट अस से यहाँ पे अपन ने जैसे नॉर्मल डाली, यहाँ से डाली और यहाँ से डाली, तो ये नॉर्मल तीनों जब इंटरसेक्ट करते हैं तो दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट P। ठीक है, अच्छा,
अब मेरे को पता है नॉर्मल की इक्वेशन एट सम पॉइंट t इज गिवन बाय y प्लस टी एच इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। y प्लस टी एच होता है 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट t1 t2 t3। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उससे मैं t1 t2 और t3 को डिटरमाइन कर सकता हूँ। सही बात। इस इक्वेशन के रूट्स जो है उससे मेरे पास t1 t2 t3 आ जाने चाहिए, कि t1 t2 t3 रखने से नॉर्मल की इक्वेशन आती है। और ये जो तीनों नॉर्मल है दे पास थ्रू 8, 10। तो अगर मैं 8 और 10 रख दूं x और y की जगह, तो क्या ये मेरे पास 10 प्लस 80 बराबर 280। a की वैल्यू 1 है, 2t प्लस टी क्यूब, ये क्यूबिक बन जाएगी। तो मेरे पास जो क्यूबिक आ रही है वहां से मेरे पास आ रहा है टी क्यूब माइनस 60 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब जो मेरे पास मेरे को क्या निकलना है, सेंट्रोइड ऑफ p1 p2 p3। तो एक पॉइंट मेरा हो रहा होगा 8t1 स्क्वायर कमा 2t1। ठीक है, एक पॉइंट आ रहा होगा t2 स्क्वायर कमा 2t2, और एक पॉइंट बन रहा होगा t3 स्क्वायर कमा 2t3। तो अगर मुझे इसका बनता हुआ सेंट्रोइड चाहिए, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स से आएंगे t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर बाय 3 कॉमा 2 बाय 3 टाइम्स t1 प्लस t2 प्लस t3, 2 बाय 3 टाइम्स t1 प्लस t2 प्लस t3। तो मुझे ये क्यूबिक है, तो क्या मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि t1 प्लस t2 प्लस t3 तो जीरो ही है, t1 प्लस t2 प्लस t3 जीरो है, और t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1 की वैल्यू -6 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर की वैल्यू 12 है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 12 है? दिमाग लगाना कैसे आया, इतनी सी चीज तो तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस बनेगा, क्या वो सॉरी सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, वो 12/3 0/3 नहीं बन जाएगा? तो क्या मेरा आंसर 4,0 आना चाहिए? लेकिन मैंने इसमें से तुम्हें क्या पूछा, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, तो आंसर इज 4,0। अब वो तुमसे कुछ बोल देगा कि x, y लेटस से सेंट्रोइड है, कुछ चीजों से फाइंड करते हो। तो 12 ये 6/3 नहीं है, 0/3 है। ठीक है, तो 12/3 का 0/3 जो है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल आ जाएंगे। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। P1 P2 P3 ट्रायंगल थे, T1 स्क्वायर 2T1 T2 स्क्वायर 2T2 T3 स्क्वायर 2T3। तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल बन जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर बाय 3 कॉमा 2/3 T1 प्लस T2 प्लस T3। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन है कि y प्लस टीएच बराबर 280 प्लस 80 क्यूब। वहां से t1 t2 t3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। t1 t2 t3 इस रूट की इक्वेशन है। x y उसने मुझे दिया हुआ है 10 8, मैंने सेटिस्फाई कराया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई t क्यूब माइनस 60 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ t1 प्लस t2 प्लस t3 0 है, और t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1 -6 है। तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 12 के बराबर आ जाएगी। तो मेरे पास t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर की वैल्यू 12 है, मेरे पास ये वैल्यू -6 है। तो बस आ गया 12/3 0/3, दैट इज 4,0।
तो आंसर इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल 4, 0. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Let the combined equation of the focal radii at P for an ellipse be given by this. Then the equation of normal and tangent are. मतलब उसी पॉइंट पे ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए. मैंने बहुत बच्चे जो इस पे रिएक्ट करते हुए देखा है कि सर एलिप्स की इक्वेशन है ही नहीं, टेंजेंट नॉर्मल कहाँ से निकाले, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, ये सब रिएक्शंस आना लाजमी है जब आपको कुछ प्रॉपर्टीज ना पता हो. ठीक है, मेरे एडवांस में भी ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट डायरेक्ट यूज हुई थी क्वेश्चन में, जहां तक मुझे याद आ रहा है. तो अगर ये S1 है, ये अगर S2 है और ये अगर P है, ठीक है, और ये मान लो S1 S1 P S2 है, ठीक है. लेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फोकल रेडाई एट P फॉर एन एलिप्स. तो ये P जो है, ये मान लो कि है ना, तो एज फोकल रेडाई क्या हो गया, S1P इंटू S2P इक्वल टू 0 की तुम्हें इक्वेशन दी हुई है. ठीक है, S1P इंटू S2P इक्वल टू 0 की तुम्हें इक्वेशन दी है. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल होता है ना, वो S1P और S2P का एंगल बाइसेक्टर होता है. तो यहाँ से अगर PN नॉर्मल है ना, तो PN जो है S1P और एंगल ये S1P S2 का बाइसेक्टर है. तो PN जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल S1P S2 को. ठीक है, तो यहां से अपने पास एक चीज आएगी कि, और जो टैंजेंट है PT वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होती है. PT जो है वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होती है. तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है 2x², अब मैंने लाइन बड़ी इजी ली है ना, ताकि मैंने ना कॉन्सेप्ट समझाना था. तो अगर मेरे पास लाइन है 2x² माइनस xy माइनस y² इक्वल टू 0, तो इसका एक इसकी जो लाइंस आएगी वो क्या आएगी, 2x² माइनस 2xy प्लस xy माइनस y² इक्वल टू 0, ये आएगी लाइन. तो यहाँ से अपन 2x कॉमन ले लेंगे, 2x अपन ने कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई प्लस y कॉमन ले लेंगे तो भी बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास जो दो स्ट्रेट लाइंस बनेगी वो बनेगी 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. तो फोकल रेडाई, तो एक लाइन है x इक्वल टू वाई और एक लाइन है 2x, मतलब एक लाइन है x माइनस वाई बराबर 0 और एक लाइन है 2x प्लस वाई बराबर 0. ठीक है, तो यहाँ से मैं C1 और यहाँ से मैं जो है एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस निकाल सकता हूँ. ठीक है, तो x माइनस वाई, तो a1 a2 प्लस b1 b2 तो पॉजिटिव आ रहा है, तो x माइनस वाई बाय रूट टू. तो जो मेरा नॉर्मल आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा माइनस ऑफ 2x प्लस वाई बाय, ये नॉर्मल जो है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है, अपॉन रूट 5. तो नॉर्मल की इक्वेशन से आ गई, और टेंजेंट की इक्वेशन आएगी x माइनस वाई बाय रूट टू इज इक्वल टू 2x प्लस वाई बाय रूट 5. अब आप इसे सिंप्लीफाई थोड़ा और कर लें. ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल आ गया. तो ये देखो, बिना इक्वेशन ऑफ एलिप्स से हमने आपको नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन दे दी. ठीक है,
नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन दी थी। बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो नॉर्मल होता है वो बाइसेक्ट करता है एंगल S1P S2। तो अगर मैंने दो फोकल रेडाई में दी है, फोकल रेडाई दी है, तो उसका एंगल बाइसेक्टर ही आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If y-axis is the directrix of the ellipse with eccentricity half and the corresponding focus is at 3, 0, then the equation to its auxiliary circle is। ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। y-axis उसने बोली है डायरेक्ट्रिक्स है। अब एलिप्स देखो, y-axis डायरेक्ट्रिक्स है और corresponding focus is at 3, 0। तो मेरे को डिटरमाइन करनी है यहाँ से इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन से इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स दी है, फोकस दिया है, तो डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? अगर h, k मेरा कोई पॉइंट है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज h। ठीक है, तो दिस इनटू 1/2 इज इक्वल टू उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, तो h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। और क्योंकि स्क्वायर कर दिया अपन ने तो यहाँ पे h स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे 4 बनेगा। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। यहाँ से अपने पास, हाँ, तो अपन के पास डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी h। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज e टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, तो h स्क्वायर बाय 4 ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो बस यहाँ से आपके पास जो है डायरेक्ट्रिक्स एलिप्स इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आपके पास एलिप्स इक्वेशन कैसे बन रही होगी? आपके पास बन रहा होगा h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर टाइम्स 4 इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आ रही है 4h स्क्वायर माइनस 24h प्लस 4k स्क्वायर प्लस 36 बराबर h स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आ रहा है 3h स्क्वायर माइनस 24h प्लस 4k स्क्वायर प्लस 36 बराबर 0। यहां से मैं 3 कॉमन ले लूंगा और ये मेरे पास बन जाएगा h स्क्वायर माइनस 8h। तो यहाँ पे अगर एक 16 होता तो ये मेरे पास h माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाता। तो मतलब मुझे 16 3 is 48, यहाँ पे 36 है मेरे पास, तो 12 ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड। तो प्लस 4k स्क्वायर बराबर 12। आई होप आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, 3 मैंने कॉमन लिया, h स्क्वायर माइनस 8h बना। और यहाँ पे अगर एक 16 होता है ना, यहाँ पे 16 है तो ये h माइनस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है। 16 3 is 48, 36 है मेरे पास, 12 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो 12 मैं बोथ साइड ऐड कर दूंगा। तो फाइनली मेरे पास एलिप्स इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, h माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस k स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। तो एलिप्स इक्वेशन आ जाएगी
x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 बराबर 1। तो जो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन आएगी वो आएगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, दैट इज 4। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A transversal that the same branch of a hyperbola in P P dash and the asymptotes in Q Q dash, or after find करनी है value of PQ plus PQ dash minus P dash Q dash plus P dash। इसका जो डायग्राम है मैंने बना के रखा है। It is tough to draw in digital without pen, ठीक है, स्टाइलस से बिना बनाना थोड़ा टफ होता है। तो इस टाइप का कुछ डायग्राम आएगा, ठीक है। डायग्राम इज इम्पोर्टेंट यहाँ, क्योंकि इसमें अच्छा खासा ज्योमेट्रिक और अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है, ठीक है। कह रहा है ए ट्रांसवर्सल है ना, अ ट्रांसवर्सल मतलब एक ही लाइन है जो हाइपरबोला और असिम्प्टोट्स को काट रहा है। तो कुछ बातें नोट करना कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए इसके बारे में। इससे असिम्प्टोट से इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0 एंड एक्स अपॉन ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास असिम्प्टोट की इक्वेशन होती है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड इस टाइप के हाइपरबोला की। नाउ क्वेश्चन जा रहा है एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो इस पैराबोला को, इस हाइपरबोला को और इसी पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स को ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। 4 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। चारों पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कोलिनियर होने, क्योंकि सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो मैं पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की अगर इक्वेशन बना लूं तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स मेरे पास ऐसे आएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो अब मैं अगर लाइन ले लूं, लेट अस से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो ट्रांसवर्सल है, और मैंने वो ट्रांसवर्सल दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक तो ये बनेगी इक्वेशन, और लेट अस से ये हाइपरबोला जो x1 और x2 पे कट करते हैं, रूट्स are x1 x2, so corresponding to x1 we will have a y1, corresponding to x2 we will have a y2, ठीक है। And similarly, let us say we have this same line cutting the pair of asymptotes at x3 and x4, ठीक है। ये इस asymptotes की पेयर को x3 y3 और x4 y4 पे कट करता है, ठीक है। अब तो मैं बात देखो, जब मैं एक्सपैंड करके ये क्वाड्रेटिक्स लिखूंगा, जब मैं एक्सपैंड करके ये क्वाड्रेटिक बना लूंगा, तो पहली क्वाड्रेटिक अगर लेटर से मेरी इस फॉर्म में आ रही है,
लेट्स से मेरी पहली क्वाड्रेटिक आ रही है, तो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मेरी क्वाड्रेटिक्स है दोनों, उसमें एच स्क्वायर और एच का कोएफिशिएंट सेम है। दोनों में कोएफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर बराबर है और कोएफिशिएंट ऑफ एच भी बराबर है। ठीक है, एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों में क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। और एच का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, 2mc माइनस 2mc। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि h1 प्लस h2 बराबर h3 प्लस h4। भाई सम ऑफ रूट्स इक्वल हो जाएंगे ना दोनों इक्वेशन के। और अगर h1 प्लस h2 इक्वल है, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू y3 प्लस y4 भी होगा। y1 प्लस y2 इक्वल टू y3 प्लस y4 भी होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा y है वो mx प्लस c है, तो मेरा y1 प्लस y2 इज नथिंग बट m टाइम्स h1 प्लस h2 प्लस c प्लस 2c। और मेरा y3 प्लस y4 क्या आएगा, m टाइम्स h3 प्लस h4 प्लस 2c। और मैंने अभी अभी प्रूव करा कि h1 प्लस h2 इक्वल टू h3 प्लस h4 है। अगर h1 प्लस h2 इक्वल टू h3 प्लस h4 है, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू y3 प्लस y4 है। इसका मतलब h1 प्लस h2 by 2 from a y1 plus y2 by 2 is equal to h3 plus h4 by 2 from a y3 plus y4 by 2। ठीक है, मिड पॉइंट, इसका मतलब ये मिड पॉइंट सेम है। किसका, ये लाइन पी पी डैश, मतलब जो हाइपरबोला पे कट हो रही है, और क्यू क्यू डैश, इसका मतलब पी पी डैश comma q q dash have same midpoint, have same midpoint। let us say r वो midpoint है, ठीक है, r let us denote the midpoint by r। ठीक है, अब आप लोग कुछ इक्वेशन देखो। कुछ इक्वेशन देखना। मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि r मिड पॉइंट है q q डैश है, तो क्यू आर बराबर q डैश आर। राइट, r मिड पॉइंट है, तो क्यू आर और क्यू डैश आर सेम होगा। और क्यू आर को मैं क्यू पी प्लस पी आर लिख दूँ, क्यू आर को मैं क्यू पी प्लस पी आर लिख दूँ, और क्यू डैश आर को क्यू डैश पी डैश प्लस पी डैश आर लिख देता हूँ। और आर तो पी पी डैश भी मिड पॉइंट, अभी अपन ने प्रूव करा, आर तो पी पी डैश भी मिड पॉइंट है, तो पी आर और पी डैश आर तो सेम है, तो कैंसिल कर दो। तुम्हारे पास एक चीज आ गई कि क्यू पी लेंथ इज इक्वल टू क्यू डैश पी डैश। तो क्यू पी और क्यू डैश पी डैश
तो कैंसिल हो गया। अब ये जो QP है इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो QP बन रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट अस सी सम मोर थिंग। अब अपन को पी क्यू डैश और पी डैश क्यू चाहिए, पी क्यू डैश और पी डैश क्यू चाहिए, राइट। तो ये जो मेरा क्यू क्यू डैश है, अच्छा, अब अपन को क्या चाहिए, पी क्यू डैश और पी डैश क्यू चाहिए, राइट। इतना काम तो अपना हो गया। लेट्स से इतना पार्ट को रख करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड a relation between PQ dash, तो PQ dash, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, PR प्लस RQ dash, PR प्लस RQ dash, इस अप्रोच से नहीं बनेगा। PQ dash और P dash Q, ये तो अगर अपन P dash Q देखें, तो P dash Q तुम्हारा कितना बनेगा, P dash Q is your P dash plus PQ, राइट। और PQ dash बराबर PQ dash बराबर PP dash प्लस P dash Q dash, राइट। और अब इन दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो P dash Q माइनस PQ dash बराबर PQ माइनस P dash Q dash, ये लो ये तो एक ही बार में आ गया। बस मिड पॉइंट की जरूरत थी मेरे को, है ये तो ऐसे ही है जी। तो PQ, ठीक है, ये यहाँ से P dash माइनस PQ dash भी क्या आ गया, जीरो आ गया, राइट। ये चीज भी जीरो आ गई। अब जैसे ही मेरे पास ये चीज भी जीरो आ गई तो आंसर इज जीरो। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। हमने बस इतना सा प्रूव कर दिया कि आर जो है इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, दैट इज पी डैश और क्यू डैश का जो मिड पॉइंट है वो सेम आएगा आर। और जैसे ही हमने इतना सा प्रूव कर दिया, हमें बस ये इक्वेशंस लिखने की जरूरत थी, वी नीडेड सम ज्योमेट्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये जो है टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन राइट बड़ा मुश्किल से होता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवीजन इस प्लेलिस्ट का, तो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोऑर्डिनेट आएंगे तो वापस। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द asymptotes and any tangent of the hyperbola is, चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द प्लेलिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जे 2024। देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। The area of triangle formed by the asymptotes and any tangent of the hyperbola. Let us say ये मेरा वो हो गया,
हाइपरबोला। वैसे क्या इस क्वेश्चन में फिगर की जरूरत है नहीं है, बट क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं फिगर बना रहा हूँ। ये एसिम्प्टोट होगी, लेट्स से ये एसिम्प्टोट होगी, और टेंजेंट लेट्स से ऐसे करके ये जा रही है। ठीक है, दिस इज द टेंजेंट। ठीक है, तो हमें एक तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ओ ए बी। वैसे डायग्राम चाहिए कि हमें थोड़ा विजुलाइज करने में इजी हो जाता है। तो ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकालना है। अब इसमें जो है आपका फॉर्मूला बेस्ट ऑप्शन है ना। तो मेरे पास जो ये बन रहा है, गिवन हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, है ना। इस पर मैं अगर कोई भी टेंजेंट लूं तो क्या उस इक्वेशन ये आएगी, एक्स बाय 3 सेक थीटा माइनस वाई बाय 3 tan थीटा इक्वल टू 1। ये आएगी ना, माइनस वाई बाय 2। ये बन जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। और असिम्प्टोट की क्या इक्वेशन होगी, एक असिम्प्टोट आएगा एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इक्वल टू 0, और एक असिम्प्टोट आएगा एक्स बाय 3 माइनस वाई बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक बार ये और ये इंटरसेक्ट कराओ, और एक बार ये और ये इंटरसेक्ट कराओ, और उससे अपने पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अगर मैंने ये दोनों इंटरसेक्ट करा है तो y बाय 2 की जगह माइनस एक्स बाय 3 डाल दो। पहली दो इंटरसेक्ट कराओ, एक बार y बाय 2 की जगह माइनस एक्स बाय 3 डालना, और एक बार y बाय 2 की जगह प्लस एक्स बाय 3 डालना। बस इक्वेशन सॉल्व कर दो। तो देखो यार x की वैल्यू क्या आ रही है। तुम्हारे पास पहले केस में x की वैल्यू आएगी 3 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। और उसी केस में तुम्हारे पास y की वैल्यू आएगी -2 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। सॉरी, सेक थीटा माइनस tan थीटा। सॉल्व कर लेना यार इक्वेशन, ये इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हें खुद आनी चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा x बराबर 3 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। और y बन जाएगा -2 अपॉन सॉरी इस बार -2 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो अगर अब मैं अपना ट्राइंगल देखूं तो मैं ट्राइंगल इज ओ ए बी। ठीक है, जहाँ ओ इज द ओरिजिन, पॉइंट ए क्या है, ये पॉइंट ए है। और बी क्या है, बी ये वाला पॉइंट है।
ये अपना बी पॉइंट है, ठीक है, ये अपना बी पॉइंट है। ठीक है, तो अपना अब जो वो बनेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो बन जाएगा हाफ मॉड x1, तो 0 है, y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3, ठीक है, तो ये तो 0 वाला तो जाएगा, खत्म कर दे। ठीक है, 0 वाला तो खत्म हो गया। फिर बना ये 3/sec θ माइनस tan थीटा, राइट। एक ये वाला आया वर्टेक्स, और इससे साथ अपना जाएगा दिस माइनस दिस, है ना। ये फॉर्मूला आई होगा तो जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और सिमिलरली एक पॉइंट और आएगा प्लस 2/sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू 2/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो क्या मैं ये पूरा सॉल्व कर सकता हूँ? ये बनेगा हाफ मॉड ऑफ 9/sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है, और 4/sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है। तो ये आ जाए 13/2। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 13/2। ऑलराइट, ऑलराइट। इसी के साथ एक प्रॉपर्टी मैं और बता देता हूँ, एक प्रॉपर्टी सुन लो। एक प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट। लेट अस से ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gh प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये मेरा हाइपरबोला है ना, तो पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स इक्वेशन भी यहाँ तक सेम रहती है। असिम्प्टोट्स इक्वेशन यहाँ तक सेम रहती है, सिर्फ डिफरेंस आता है कांस्टेंट का। ये c1 बराबर 0। और कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? कांस्टेंट के लिए कंडीशन होती है कि जो डेल्टा होगा दैट शुड बी 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डेल्टा 0 होना चाहिए, दैट इज abc, abc1 प्लस 2fgh माइनस ah माइनस bg माइनस fc1, ये चीज 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से आप c1 निकाल सकते हो। ठीक है, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी है ना, ये बड़े काम की होती है। क्या प्रॉपर्टी? कि अगर हाइपरबोला की इक्वेशन आपको दी है, जनरल इक्वेशन, तो एसिम्प्टोट, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की इक्वेशन जो है सेम आती है, सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस आता है, और वो कांस्टेंट अपन निकाल सकते हैं यूजिंग डेल्टा इक्वल टू 0। इसी के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन होता है फिनिश। अब अपन नेक्स्ट यूनिट के रिवीजन के साथ मिलेंगे, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।